सब्सक्राइब कीजिए हमारे लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। पृथ्वीराज चौहान एक घोड़ा लेते हैं और घोड़े पे बैठते हैं, दोनों हाथ में तलवार, और पहुंचते हैं सीधा कन्नौज राजधानी में। जैसे कभी कभी हीरो की एंट्री होती है ना एकदम शादी विवाह में, लेके बाइक सीधे उड़ के जाता है और इतना उड़ाता है ना, जाके उसी कमरे में जाती है बाइक सीधे, और लड़की का हाथ पकड़ता है पीछे, लड़कियों लटकी रहती है ना। अब यहाँ ब्रेकर पर उछल जाती है गाड़ी तो गिर जाती है, लेकिन वहाँ इतनी बाइक उछल रही है, 3-3 4-4 तल, लेकिन गिरती नहीं है ना। चलिए मान ली हीरो ताकतवर है, मजबूत है, लेकिन साथ में नायिका भी, तभी तो नायिका है ना। सेम वही सीन यहाँ भी है। अब निशाने पर आप हो या ना हो, अगर आप कहीं 2-4 किलोमीटर दूर है ना, तो बाण ढूंढते ढूंढते आएगा और सीधे आपके सीने में लगेगा, समझ गए ना। जैसे साउथ इंडियन पिक्चर में हीरो, बात समझ आ गई ना। बाहुबली में पूरा एकदम शिव का वही शिवलिंग उखाड़ के चल देता। अब आप पिछली क्लास में भ्रांतिमान अलंकार बताया था, और आज कौन सा बताना है? संदेहालंकार। आपको मैंने ये बताया था कि भ्रांतिमान और संदेहा में ही क्या है, दिक्कत आती है। लेकिन हमने कहा था कि यदि आप भ्रम और संदेह में अंतर समझ पाएंगे, कर लेंगे, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अंतर ये है कि भ्रम वहाँ पैदा होता है जहाँ पे क्या पाई जाए, सादृश्यता पाई जाए, यानी देखने में क्या मिल जाए, समानता पाई जाए। आपको ये कहा गया कि भ्रांतिमान और संदेह में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आप ये बात जान लीजिए भ्रम क्या है और संदेह क्या है। भ्रम वहीं पैदा होगा जहाँ पे क्या पाई जाए, सादृश्यता। लेकिन संदेह के लिए यानी शक के लिए कोई भी समानता की आवश्यकता नहीं है, यानी सादृश्यता की आवश्यकता नहीं है। आपको उदाहरण दिया गया था पाँव महावर दयन के ना, पाँव महावर दयन को नाइन बैठी आए, नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जान महावर ना, पुनि पुनि जान महावर एड़ी मीड़त जाए, एड़ी मीड़त जाए। यानी कि मैंने बताया एक कोई स्त्री है, उसकी एड़ी तो समझते हैं ना, एड़ी इतनी लाल है जैसे रंग लगाने वाला लाल होता है ना, लगाने वाला रंग लाल होता है। तो चूंकि उसकी एड़ी की लालिमा और रंग की लालिमा में क्या पाई गई है, समानता पाई गई है, क्या पाई गई है, सादृश्यता पाई गई है। इसलिए जो नाइन पैर में यानी एड़ी में रंग लगा रही है, वो किस में है, कन्फ्यूजन में है, यानी वो किसी स्थिति में है, वो भ्रम की स्थिति में है। जहाँ उपमेय और उपमान के बीच संदेह की स्थिति हो, वहाँ संदेहालंकार होता है, वहाँ संदेहालंकार होता है। उदाहरण कहा गया मद भवे, बोलो, मद भवे नलिन नयन मलिन है, अल्प जल में या विकल लघुमीन है। परिभाषा बताई गई कि उपमेय और उपमान के बीच क्या पाया जाए, संदेह पाया जाए। तो भैया पहले ये पहचान के बताइए कि इसमें कौन उपमेय है, कौन उपमान है, कौन बताएगा? नयन क्या है यहाँ पर, उपमेय है, और मीन मतलब मछली क्या है, उपमान है। अब क्या कह रहा है कि उपमेय और उपमान के बीच क्या है, स्थिति है, संदेह की स्थिति है, शक है। शक ये है कि भैया ये नयन है कि मछली है, कि मछली है कि नयन है, इसी बात का संदेह है। लेकिन क्या आप बताइए, मछली और आँख में कोई सादृश्यता पाई जाती है? किसी की आँख मछली के समान है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यही तो कहा गया। लेकिन भ्रांतिमान में रस्सी है कि सांप है, सांप है कि रस्सी है, सादृश्यता है। क्या है? सादृश्यता, समानता है।
अंधेरे में आप सांप को रस्सी समझ सकते हो और रस्सी को क्या कर सकते हो, सांप समझ सकते हो। लेकिन यहाँ तो भैया मछली और आँख अलग अलग समझ में आएगा ना। मछली तो ऐसे ही बनाते थे ना, यही था। अभी ना पूछना है कौन मछली है। हाँ अब बताओ, हो गया ना, बाकी ऐसे ऐसे कर दो, हो गया, मुंह फाड़ दो, हो गया। अब ऐसी किसकी आँख है भैया? संजय तुम्हारा है? नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि उपमेय और उपमान के बीच कोई भी सादृश्यता नहीं है। फिर भी इस बात का कन्फ्यूजन है, इस बात का संदेह है, इस बात का शक है कि नयन है कि मछली है, कि मछली है कि नयन है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। एक और बड़ा पुराना उदाहरण बचपन से ही देखते आए होंगे। यही है। अब आप बताओ, साड़ी और नारी में क्या सादृश्यता है? कुछ नहीं है। लेकिन जब दुर्योधन की सभा में द्रौपदी की साड़ी कौन खींच रहा है? दुशासन। बात समझ में आ गई? साड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तब वहाँ सभा में बैठे लोगों को स्पष्ट दिख रहा है कि द्रौपदी भी दिख रही है, साड़ी भी दिख रही है, कोई सादृश्यता नहीं है। फिर भी इस बात का संदेह हो गया कि साड़ी में कि बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, या फिर साड़ी की ही बनी है नारी, या नारी की ही क्या बनी है साड़ी। इस बात में संदेह हो गया। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार। मुझे बात क्लियर हो गई ना? अब अगर पिछला याद होगा भ्रांति अलंकार के, हमने को लगता है 2-3 उदाहरण लिखाए थे ना, अगर ये सब याद होंगे तो अब बस इतना याद रखिएगा, भ्रम और संदेह की बात। संदेह के लिए सादृश्यता की आवश्यकता नहीं है और भ्रम के लिए सादृश्यता आवश्यक है। हो गई बात क्लियर? चलिए लास्ट हेडिंग लगा लीजिए, अतिशयोक्ति अलंकार। पहले तो यहाँ पर एक बात हम बताएंगे, कुछ लोग अतिशयोक्ति ऐसे लिखते हैं, एक अनुस्वार या बिंदी भी लगाते हैं ना, गलत है, ध्यान रखना। कोई बिंदी नहीं लगती है, ये शुद्ध है, वर्तनी में भी काम करेगा, आप ध्यान रखिएगा। आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी काव्यगत पंक्तियाँ जहाँ किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए या ऐसा वर्णन किया जाए जो वास्तविकता से परे हो, जो किससे परे हो? वास्तविकता से परे हो। तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति। किसी भी वस्तु के विषय में, किसी भी स्थान के विषय में, किसी भी बात के विषय में, यानी इस प्रकार का वर्णन हो जाए कि वहाँ वास्तविकता दूर दूर तक न रहे। बात समझ में आ गई? तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। नोट कर लीजिएगा। चलिए उदाहरण समझ लीजिए, फिर नोट करिए। अब थोड़ा सा इसका उदाहरण हम निकालते हैं इतिहास से। एक लाइन मुझे बड़ी याद है, बड़ा अच्छा है। खैर बात हिंदी की भी है। एक कवि का नाम सुना होगा आपने, नाम था चंद्रवरदाई। नाम सुना था? चंद्रवरदाई किसके राज कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान के। अगर हम आपको हिंदी में भी पढ़ाएंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा जाता है। और पहले काल को कहा जाता है वीर गाथा काल। क्या? वीर गाथा काल, या इसी को कहा जाता है आदिकाल। यानी आदिकाल और वीर गाथा काल एक ही है। हम ये कह सकते हैं कि वीर गाथा काल को आदिकाल या आदिकाल को वीर गाथा काल। इस समय लगभग जो भी रचनाएं हुई हैं उन सब में कौन सा अलंकार मिल जाएगा आपको?
लगभग सब में अतिशयोक्ति मिलेगी। क्यों? क्योंकि इतनी बढ़ा चढ़ा कर बातें कही गई, यानी ऐसा वर्णन किया गया कि जो वास्तविकता से परे हो। उसी में वीर गाथा काल के कवियों में सबसे बड़ा नाम जो आता है वो किसका आता है? चंद्रबरदाई का। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा करते हुए, अब मैं आपको बताया हूँ कि जहाँ प्रशंसा शब्द आ जाए तो वहाँ तो मान लो कि सब बात सच नहीं है। बात क्लियर है ना? आप ही यदि हमारी प्रशंसा करने लगे या हम आपकी करने लगे, फिर वहाँ वास्तविकता नहीं रह जाएगी, कुछ ना कुछ तो मिलावट होगा ही। इतिहास में इसीलिए आपको एक शब्द मिलता है प्रशस्ति। एक राजा हुआ था जिसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। एक राजा हुआ था गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब देखना किस तरीके से वास्तविकता की बात होगी। इसकी माता ने इसके लिए एक अभिलेख बनवाया था जिसका नाम था नासिक प्रशस्ति। क्या बनवाया था? नासिक प्रशस्ति, एक अभिलेख। जिस समय ये महाराष्ट्र की धरती पर शासन कर रहा था, उसी समय आज के बंगाल और उड़ीसा की धरती पर एक और वंश का शासक था, चेद वंश का, जिसका नाम था खारवेल। जिसका क्या नाम था? खारवेल। खारवेल के विषय में जानकारी जो मिलती है वो मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। दोनों एकदम समकालीन हैं, यानी जिस समय खारवेल कहाँ शासन कर रहा है, आज के बंगाल और उड़ीसा, उस समय कलिंग था वो। वहीं पर महाराष्ट्र की धरती पर कौन शासन कर रहा है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए कौन सी जानकारी कहाँ से मिल रही? नासिक प्रशस्ति। उसकी मम्मी ने लिखवाया है और ये खुद लिखाया है। दोनों एक साथ थे, दोनों के बीच युद्ध हुआ। दोनों के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो नासिक प्रशस्ति में यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी की मम्मी ने लिखा कि मेरा बेटा जीत गया था, और वहीं पर हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल लिखता नहीं मैं जीता था। अब कहीं तो कमी है, कहीं ना कहीं कोई तो झूठ बोल रहा है ना। दोनों कैसे जीत सकते हैं? बात समझ पाए ना? तो अब सवाल है कि हाथी गुम्फा अभिलेख सही है कि नासिक प्रशस्ति सही है? प्रशस्ति का मतलब ही है क्या? प्रशंसा। तो अब शक किधर जा रहा है? इधर ही जा रहा है ना। तो जहाँ कहीं पर भी प्रशंसा की बात आ जाएगी, कहाँ लिखा था? ये है ना, वहाँ पर कुछ न कुछ वास्तविकता से हटके जरूर होगा। अब चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के विषय में इतना प्रशंसा किया भैया। अगर चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासों के दो चार दोहा चौपाई भी पढ़ लेंगे ना, तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, या वो सीन आंखों के सामने क्रिएट होने लगती है जैसे साउथ इंडियन पिक्चर में हीरो। बात समझ में आ गई ना? बाहुबली में पूरा एकदम शिव का वही शिवलिंग उखाड़ के चल देता। अब आप सोचो, मतलब शिव भगवान को भी उखाड़ता है और कंधे पर रखता है, लेके चल देता। सेम वही पृथ्वीराज चौहान एक घोड़ा लेते हैं और घोड़े पे बैठते हैं, दोनों हाथ में तलवार, और पहुंचते हैं सीधा कन्नौज राजधानी में। जैसे कभी कभी हीरो की एंट्री होती है ना एकदम शादी विवाह में, लेके बाइक सीधे उड़ के जाता है और इतना उड़ाता है ना जाके उसी कमरे में जाती है बाइक सीधे, और लड़की का हाथ पकड़ता है पीछे, लड़कियों लटकी रहती है ना। अब यहाँ ब्रेकर पर उछल जाती है गाड़ी तो गिर जाती है, लेकिन वहाँ इतनी बाइक उछल रही है 3-3 4-4 तल, लेकिन गिरती नहीं है ना। चलिए मान ली हीरो ताकतवर है, मजबूत है, लेकिन साथ में नायिका भी, तभी तो नायिका है ना। सेम वही सीन यहाँ भी है। तब फिर वहीं पर कहते हैं कि 4 हाथ 24 गज, 8 अंगुल परमार, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये कौन लिखता है? चंद्रबरदाई। यानी कान में पृथ्वीराज चौहान की बात कह रहे हैं कि इतनी दूर पर सुल्तान मोहम्मद गोरी बैठा हुआ है, आप मार दीजिए। फिर भी बेचारा, आप भी सोचिए, इसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, सब झूठ है। लेकिन फिर आगे लिखता है चंद्रबरदाई, मैंने बताया, हमारे स्वामी पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाया, मोहम्मद गोरी को लगा और मोहम्मद गोरी मर गया 1192 में, और इतिहास में मरता है 1205 में। बात समझ आ गई ना? तो अब यहाँ कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। समझ में आ गई बातें? लिख लीजिए तब का है। 4 हाथ 24 गज,
24 गज अष्टअंगुल परमार ता ऊपर सुल्तान है, सुल्तान है, मत चूको चौहान, मत चूको चौहान। अब आप ये बताओ, ऐसी कौन सी वस्तु है जो आग में जल ही नहीं सकती? कोई वस्तु है? भैया टेम्परेचर चाहिए, गलने को तो लोहा गल जाएगा। लेकिन तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक लाइन लिखी, किसके लिए? हनुमान जी के लिए। अब आप ये बताओ, मतलब हनुमान जी की शरीर क्या आग से नहीं जल सकती? नहीं जल सकती, तो इसका मतलब है कि वो किसी और धातु से बने रहे होंगे। ऐसी कोई धातु जो आग में न जलती हो, तो ऐसी पहली बात तो कोई धातु नहीं है। हम मान भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए यदि धातु है, तो फिर वो हनुमान जी कैसे हैं? धातु हनुमान जी हो सकती है, लेकिन नहीं। तुलसीदास ने प्रशंसा में लिखा क्या? लिखो, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, सगवी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। चलिए ठीक है, फिर यहीं से समाप्त करते हैं। अब अलंकार का टॉपिक जहाँ तक है, जितने अलंकार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं वो सब क्लियर हो गए, ठीक है ना। तो चलिए फिर अगला टॉपिक कुछ और देखा जाएगा। चलिए ठीक है फिर।